साथियों, आजाद नाम आप सभी ने सुना। जिसमें किसान और जनता रवि आजाद की भी जिम्मेवारी तय करेगी। तक जीवन में कभी टोल नहीं दिया। हम तमिलनाडु चले गए तो भी हमने टोल नहीं दिया। हम टैक्स नहीं देंगे, कान खोल के सुन लो। ठीक है, सरकार का षड्यंत्र तो हत्या तक भी था। निगाहुआ के रेस्ट हाउस में सरकार हमें जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहती थी। सरकार कोई भी 5 आदमी इकट्ठे होते हैं, संगठन बना के खड़े हो जाते हैं। केवल लाडू खाने के लिए नहीं है। विपक्ष के सांसद या किसी का डेथ होगी उड़े बैठा है, किसी का ब्याह में पेड़ पर लाडू खाया है। पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जितने मतभेद दिए उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मतभेद जो है वो। नमस्कार साथियों, आजाद नाम आप सभी ने सुना होगा कि देश की स्वतंत्रता में जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन एक आजाद नाम और भी पूरे हरियाणा में किसान आंदोलन में और उसके बाद के जितने भी आंदोलन हुए उनमें चर्चित रहा, जिनके चेहरों को देखते ही आप लोग पहचान जाएंगे, जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नाम बताना चाहूंगा, रवि आजाद जी। भाई साहब नमस्कार। जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, सबको राम राम। सेहत कैसी है भाई साहब? सेहत एकदम बढ़िया है। अच्छा भाई साहब, रवि कुमार से रवि जी। आजाद, ये कैसे बदलाव हुआ? देखिए, नाम तो मेरा रवि कुमार ही है जी। और पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो रवि कुमार की बजाय जो मेरा गोत्र है तो रवि सांगवान के नाम से ही सब जानते थे। जी। अब जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट हुआ सामाजिक कार्यों में या स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट थे उनमें पहले हम शामिल रहा करते थे। जी भाई। और उस समय नाम जो है, जब ये एक मूवमेंट चल रही थी और उस समय मैं एक किताब पढ़ रहा था जो चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई थी जी। और मेरे काफी सारे साथी भी बैठे थे। तो फिर वहां से जो है वो आजाद नाम उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर एक महाराज होते थे जी। उन्होंने भी इस बात पे विशेष रूप से जोर दिया। उनका भी ये मानना था कि जब हम अपने नाम के पीछे अपने गोत्र को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दायरा जो है वो छोटा हो जाता है। जी। लेकिन जब आप इसके अपने नाम के साथ में आजाद लिखेंगे जी। तो वो दायरा फिर उसका बहुत बड़ा हो जाएगा। हम गोत्र से या जाति से हम बाहर निकल पाएंगे। और आज भी बहुत कम लोगों को मेरा गोत्र पता है। तो फिर सबने कहना शुरू कर दिया। फिर मुझे पता ही नहीं चला कब रवि कुमार या रवि सांगवान, कब रवि आजाद हो गया। तो ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है और इसको कोई बहुत ज्यादा सोच समझ के या किसी एजेंडे के तहत नहीं बदला गया। ये तो स्वाभाविक रूप से बदला गया। दोस्तों का दिया नाम है। हाँ बिल्कुल। और स्कूलिंग भाई गांव से की थी या शहर से? देखिए, मेरी जो शुरुआती एजुकेशन है, मेरा गांव बहल है, जी। भिवानी हाँ, डिस्ट्रिक्ट में। सबको पता है। तो वहां पे मैं BRCM स्कूल में पढ़ा। फिर सिवानी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर वहां से मैंने 10th पास आउट करी थी जी। और उसके बाद फिर मैं हिसार आ गया, वहां से मैंने पॉलिटेक्निक करी। फिर जो है गांव का जो हमारा BRCM का ही कॉलेज है, वहां से फिर मैंने ग्रेजुएशन करी। भाई रवि, मैं पूछना चाहूंगा कि जो सामाजिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बना वो कॉलेज टाइम से बना या उसके बाद किसी को देखकर बना? क्योंकि मैं आप पर सर्च कर रहा था, आपकी ज्यादातर एक्टिविटी किसान आंदोलन के नजदीक थी, किसान आंदोलन के समय उसके कुछ दिन पहले। मैं वही बात आपको बता रहा था कि स्कूल टाइम से दूसरी तीसरी क्लास से कल्चरल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हम इनमें पूरा इंटरेस्टेड रहे। घर वाले तो चाहते थे कि भाई डॉक्टर बन जाएं। जी। और उसके बाद जब मैं यहाँ हिसार रहने लगा जी। तो मैं फिर गेम भी किया करता था। अच्छा। तो मेरा ये था कि भाई एक अच्छा खिलाड़ी बनना है और उसके लिए मैंने काफी टाइम तक बहुत अच्छी मेहनत करी।
यहाँ हम रेगुलर प्रैक्टिस किया करते थे, 24 घंटे में से 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हम प्रैक्टिस करते थे। लेकिन फिर जयपुर में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मेरा गेम छूट गया छूट गया। क्योंकि मैं मेडिकली अनफिट हो गया। और फिर घर वालों का जो था डॉक्टर बनने का, वो मैं पहले ही छोड़ चुका था। फिर मेरा जो था वो भी छूट गया। और उसी दौरान मेरे पिताजी भी ये चाह रहे थे कि मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊं, और वो चीजें बहुत नजदीक थी। जी। अगर मेरा एक्सीडेंट ना होता तो मैं शायद कुछ 2-3 महीने में जो है मैं आर्मी को ज्वाइन कर लेता, जी। क्योंकि जो मेरे पिताजी की यूनिट थी वो मुझे सीधा ही ले रही थी गेम के कारण, हाइट के कारण। तो उसके लिए भी बातचीत चली। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन जैसे ही गेम छूटा तो फिर कुछ समय ऐसा तनाव का जीवन रहा, और फिर मैंने रुचि लेना शुरू किया सोशल एक्टिविटीज में, कि भाई किसी गरीब की कैसे मदद हो सकती है, या किसी स्टूडेंट्स की कैसे मदद हो सकती है, या कॉलेज में हम इश्यूज को कैसे उठा सकते हैं, या फिर हम जो है समाज में सेवा के काम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने फिर एक संगठन भी बनाया था युवा शक्ति के नाम से। तो उसमें हमारी एक पूरी टीम काम किया करती थी। और फिर जैसे ही देश के प्रधानमंत्री मोदी बने, जी। ये उस समय की बात है, 14 तो की। हाँ 14 के प्रधानमंत्री बनने के जस्ट बाद की। तो फिर हमारे गांव में कुछ यूनियन के नेता आए थे, उन्होंने मीटिंग रखी थी, और एक महाराज जी हैं जिनके पास मैं बैठता था, तो उन्होंने बड़ा प्रेशर मुझे किया। तो मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब उनका प्रेशर था तो मैं उनका सम्मान रखने के लिए चला गया। और फिर वहां पे मुझे जो है उन्होंने पंचायत का अध्यक्ष बना दिया। वो बिजली के इश्यूज को लेकर के पंचायत थी। और फिर जो है उन्होंने कहा कि भाई आपको ये जिम्मेवारी संभालनी पड़ेगी यूनियन में। तो फिर जबरदस्ती मैंने मना भी कर दिया कि हम तो अपनी सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, थोड़ा अपना पढ़ाई का कर लेते हैं, और हमें समय नहीं मिलता। लेकिन फिर बुजुर्गों ने कहा भाई ये बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर भाई पैर पकड़वाए तो अलग बात है। तो ये ऐसे करके जो है ये यूनियन का सफर शुरू हुआ। मैं तो बीकेयू से ही मैं जुड़ा जी। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि आज तक जितनी चीजें मैंने सोची हैं जी, मेरे सोचने वाला एक भी काम नहीं बना, ठीक है। लेकिन प्रकृति ने कहे, भगवान ने कहे, ऐसे ऐसे जीवन में मोड़ दिए और ऐसे ऐसे कामों में हमें लगाया कि मुझे खुद महसूस होता है कि भाई हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये भी स्वाभाविक रूप से। और फिर 5-6 महीने के बाद एक आंदोलन हुआ तोशाम में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, जल भराव के खिलाफ। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ कि भाई ना तो ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं जी, ना इनके पास कोई बहुत बड़ी पावर है, उसके बावजूद भी प्रशासन इनका दबाव मानता है। और जो काम सरकार 9 महीने में नहीं कर पाई, वो इस संगठन या किसानों के दबाव से, उनकी ताकत से अगर 9 दिन में हो गया तो लड़ाई लड़नी चाहिए। फिर वो समय है, ये समय है लगभग 2015 का। जी, 2015 से लेकर के और आज 2025 होगी, उसके बाद ना हम कभी बैठे और ना हमने अपने लोगों को कभी बैठने दिया, ना हम कभी पीछे हटे। जी। उम्र कितनी थी भाई साहब 2015 में आपकी? 2015 में आप लगा लीजिए लगभग 24 साल। 24 साल। हाँ, अभी मैं क्योंकि 35वीं साल में हूँ, तो लगभग 24 साल मेरी आयु थी। जी क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए था, जब भी कोई युवा जी किसी संगठन में या अपने से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनके साथ जुड़ता, तो एक मेच्योरिटी का या एक उनसे सलाह मशवरा का एक दीवार सी खड़ी रहती है लगभग। ज्यादातर, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर, क्योंकि मेरा भी थोड़ा थोड़ा अनुभव है इसमें। तो आप भी उस चीज को हैंडल करते थे, आपके सामने भी वो चीज आई? नहीं, देखिए वो चीज तो आती है। मेरा शुरू से ही मेरी आदत रही है कि मैं हमेशा बुजुर्गों के बीच बैठता हूँ जी, और मुझे समाज के तौर तरीकों का हमेशा से मुझे ज्ञान रहा है। तो मुझे एडजस्ट होने में तो कहीं भी दिक्कत नहीं आती, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो। और एक भावना भी रहती है क्योंकि एक एज गैप है बुजुर्ग के अंदर और नौजवान के अंदर, एक एज गैप है। हम कई बार मूवमेंट, दिल्ली के आंदोलन में युवा ये कहते थे कि भाई
इतना समय क्यों लग रहा है। बुजुर्ग ये कहते थे कि भाई सहज पके सो मीठा होए, जीत हमारी होगी। अनुभव कर हाँ, सोचिए। अनुभव का तो वो एक गैप रहता है। कई बार ईर्ष्यावश हमें भी कई बुजुर्गों से सुनना पड़ जाता है, भाई ये कल का छोरा है, यो के करेगा, हाँ या हम बिल्कुल। इसकी क्यों माने, या यो बहुत बड़ा हो गया, इस तरह की भावना रहती है। लेकिन मेरा ये मानना है, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बुजुर्ग हो, जो समाज के लिए समर्पित है और जिसकी सोच ठीक है, वो हमेशा अच्छे कामों को प्रोत्साहन देता है। और उम्र मायने नहीं रखती, जो मैं मानता हूं, अनुभव मायने रखता है। आप कई बार 60 साल का आदमी है, उसको बात करने का भी नहीं पता, बिल्कुल। ठीक है। तो यानी कि कोई आदमी पढ़ तो सकता है, लेकिन गुणना हर आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे नाना के पास में रहा, मेरे नाना हमेशा कहते थे कि भाई ये अभी पढ़ा पढ़ा है, गुणया को नहीं है, जिस दिन गुण जाएगा उस दिन मैं बता दूंगा। तो साक्षरता कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, अनुभव ज्यादा मायने रखता है कि किस समय जो है किस क्या स्थान बात पर। किससे क्या बिल्कुल करनी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी जीवन का जो है सारा निचोड़ इसी में है। जी और भाई इसी बात पर मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा जी कि ज्यादातर जो संख्या है जहां हम उनको आकर्षित करते हैं या अपनी बात उनके दिल और दिमाग में डालना चाहते हैं, जी तो ज्यादातर हम देखते हैं कि किसी पद पर अगर कोई बैठा है तो उसकी बात को ज्यादा वो सीरियसली लेते, उसको अपना उसको गौर भी करते उस चीज पर। जी अगर कोई किसी पद पर नहीं बैठा, वो कितनी भी अच्छी बात कर दे, कितनी भी तगड़ी बात कर दे, हम देसी हरियाणवी भाषा में कहेंगे, लेकिन उसका कोई मायने नहीं, तुक नहीं बनता, वो इतने सीरियस नहीं लेते। इस चीज का आपने कभी नहीं, किया ये है? तो है। देखो ये तो है, एक वो कहते हैं ना कि भाई जिसकी जेब में पैसा है ना, उसकी तो लोग बकवास भी सुन लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और जिसके जेब में पैसा नहीं है, हम्म। उसकी बढ़िया बात भी नहीं बड़ी सुनते बात लोग। भी नहीं सुनते। और ये बात तो हमने भी महसूस किया जब हम 10-11 साल पहले जब सक्रिय रूप से हम आंदोलन में आए, तो बहुत सारे लोग उस समय विरोध करते थे या ये कहते थे कि भाई ये तो जो है ना राजनीति करनी है, क्या करेंगे, हाँ। ये है वो है। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब हमें तन मन धन से सपोर्ट करते हैं। जी। तो मेरा ये मानना है, कोई भी काम आप करो, लोग देखो एक बार तो हंसे भी गए, हाँ सब। ठीक है, वो आपका मजाक भी उड़ाएंगे। और आप कोई भी भलाई का काम करते हो तो सबसे पहला विरोध तो घर से ही शुरू होता है, बिल्कुल। फिर समाज की बारी फिर आती है। तो ऐसे ऐसे समय को मैंने लगभग 10-11 साल में मैंने देखा है। और मतलब ये है कि भाई कोई रिश्तेदार लगा लो या कोई परिवार का लगा लो या कोई गांव गुआंढ का लगा लो कि भाई किस बकवास में पड़ गए हो, क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो, ठीक है, ये कर लो वो कर लो। तो ये चीजें तो आती हैं। ये सेवा का रास्ता तो बड़ा कठिन है, बिल्कुल। ठीक है। राजनीति करना एक अलग विषय है, लेकिन आप जब विशुद्ध रूप से, क्योंकि राजनीति में तो स्वार्थ है, लेकिन आंदोलन में कोई स्वार्थ नहीं। आंदोलन में तो आदमी जो है ना वो सेवार्थी बन के काम कर सकता है। तो समाज में जो काम करेगा उसको भाई गालियां भी मिलेंगी बिल्कुल। और कई बार गोलियां भी मिल जाती हैं। तो ये सारे खट्टे मीठे अनुभव हमने देखे। लेकिन ये भी देखा कि जैसे जैसे समय बीतता है और जब आप प्रैक्टिकल रूप से अपने आप को सिद्ध करके दिखाते हो या आपके माध्यम से समाज का, किसी वर्ग का, किसी कौम का जब भला होता है, तो जो लोग आपका विरोध करते हैं वो सबसे पहले आपके साथ एक समय पर आकर के खड़े भी होंगे। ऐसा मैंने बिल्कुल। देखा है। जी और भाई लंबा चलने के लिए एक निथक प्रयास जरूरी है, जरूरी उस चीज पर टिकना, कंटिन्यूटी। संयम, और सबसे ज्यादा हम बोलते हैं कि अनुशासन। कितना अनुशासन है। मैं आपको तो एक बात बताऊं। उसमें एक छोटा, जी जी मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी जी छोटी सी बात जी उसमें, तो परिवार की तरफ से भी एक विरोध का फेस झेलना पड़ता है कि आप अपने घर के कामों को लगाओ या अपना फ्यूचर बनाओ, कोई अपना कारोबार करके। ऐसा फेस आपने झेला है परिवार की खूब तरफ से? खूब खूब खूब। वैसे तो क्या है, परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, जी। लेकिन उनके मन में एक नाराजगी तो हमेशा रहती थी। लेकिन आज नाराजगी नहीं है। वो कहते तो नहीं थे, लेकिन एक नाराजगी तो होती डॉक्टर थी। वाली। हाँ, वो तो होती है, डॉक्टर वाली भी। और ये भी कि भाई लंबा तगड़ा है, सारी चीजें हैं घर परिवार में, उसके बावजूद भी जो है ये चीजें रही है। लेकिन हमने हमेशा जो है, जब से मैं 11 साल मुझे होगी, और 11 साल में हम बहुत साधारण तरीके से हमने जीवन जिया है, जी। यानी कि एक त्याग की भावना से।
और उसमें कंटिन्यूटी रखी। कंटिन्यूटी का मतलब है चाहे कितना भी विरोध हो, चाहे एक आदमी साथ आने वाला ना हो, या जेब में तेल डलवाने के लिए भी पैसे ना हो, तो भी मतलब एक ये जोश जज्बा हमेशा ये रहा कि भाई करना है इस काम को। रात को 2 बजे सोए आकर के सुबह 3:30 बजे फिर चले गए, ठीक है। या कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी बहुत सारी चीजें हैं, आपको घर की शादी भी छोड़नी पड़ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब ये तो त्याग का जीवन है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें चलेंगी और हमने इन चीजों को खूब फेस किया है। हमने रिश्तेदारों का भी है, परिवार का भी है, गांव गुआंढ का भी है, अपने लोगों का है, इन सब ये चीजें आती हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं जी। परिवार में कितने भाई बहन हो भाई आप? देखिए, मैं बेटा तो अकेला हूँ और एक मेरी बहन है जो मेरे से 5 साल बड़ी है, और हम 2 ही भाई बहन हैं। तो अकेले वास्ते तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि परिवार हाँ, का, और आपकी शादी भी हो रखी है, बच्चे भी हाँ, है। बड़ा बड़ा मुश्किल है। बल्कि पिताजी भी बीमार रहते हैं, ठीक है, माँ भी बीमार रहती हैं। फिर घर में जो पत्नी है वही, क्योंकि बहुत सारे लोग रोज सुबह से लेके रात तक आते जाते हैं, उनका खाना है, उनकी चाय पानी है, तो वो भी चीजें देखनी पड़ती हैं। बहन है वो बहुत मदद करती है। फिर बेटा भी अब 8 साल का हो गया, वो भी 9वीं साल वो में भी है। तो लगे हुए सब। देखो, भगवान की कृपा है और किसान भी भगवान का रूप है। तो बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि हमें इस काम में खूब आनंद आता है और हमें खूब बढ़िया लगता है संघर्ष करके भी। और जब कोई हमारे पास चल करके आता है तो भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास कलम की पावर नहीं है, लोगों हमारे की पास तो लोगों की लोगों ताकत है। का उससे हम जितना भला कर सकते हैं उतनी हम कोशिश करते हैं। और कई बार दिक्कत भी आती है कि भाई जब छोटे छोटे काम के लिए, छोटे काम भी किसी के नहीं बढ़ते, किसी का पानी से रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड है, तो कई बार दिक्कतें आती हैं। कोई अधिकारी निकम्मा अगर मिल जाए तो फिर समस्या आती है। तो बिल्कुल फिर कई बार ये भी महसूस होता है कि अगर इस समय पावर हो तो इसका भी भला करें और जो गलत कर रहा है उसका भी उसका भी इलाज भला करें। तो ये तो होता ही है जी। बिल्कुल। और जी, भाई किसान आंदोलन हुआ तो 2020 में, जी, अब आपकी उम्र 34-35, जी, तो यानी कि आप उस समय 29 साल के थे। जी, और किसान आंदोलन में लोग, लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सीनियर लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, बुद्धिमान लोगों ने भी जी, पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि गिने चुने चेहरे ही जिनको आज लोग जानते हैं, जिनकी चर्चा करते हैं, उनमें एक आपका नाम भी है। जी, तो मतलब इतना ज्यादा लोगों में एक निखर कर आना, उसका जी। क्या रीजन था? देखिए, करीब जो है, ये मानिए आप, जिस समय किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ था 20 और 21 वाला, जी तो उस समय हम अपने डिस्ट्रिक्ट भिवानी में ही काम किया करते थे। जी और कोई जरूरी जब कोई कार्यक्रम या कोई मूवमेंट होती थी तो हरियाणा से बाहर चले जाते थे, या जैसे मासिक मीटिंग होती थी पानीपत पूरे हरियाणा की, तो वहां चले जाते थे। जी तो हमारा फोकस रहता था अपने जिले में। और हमने अपने जिले में एक धरना तो हमेशा रखा। और कई कई बार तो एक एक बार हमारे यहाँ डीसी साहब, एक डीसी आ गए थे, सुजान सिंह यादव, भिवानी में। तो वो HCS प्रमोट IAS थे। जी तो एक बार हम किसी मीटिंग के लिए उनके पास गए हुए थे, तो जब हम गए तो वो जो हमने मेमोरेंडम दिया तो उसको उन्होंने जेब में डाल लिया बिना देखे। तो वो बोले कि भाई 4 पेज अखबार में आते हैं भिवानी के, और उसमें से 2 आपकी न्यूज के भरे होते हैं। तो बोले यार तुम कैसे मानोगे, उस समय हमारे 5 धरने चल रहे थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा जी। तो बोले तुम मानोगे कैसे, मुझे ये तो बता दो। तो फिर हमने उनको कहा कि भाई जो हमारी डिमांड है उनको आप सुनो। तो फिर उन्होंने बोले मैं आज इसको रात को बैठ करके देखूंगा, लेकिन बोला मैं तो सुबह अखबार उठा करके देखता हूँ, सबसे पहली न्यूज जो वो आपके धरने की आती है। तो ऐसी चीजें भी जो है वो जीवन का हिस्सा रही। लेकिन अगर किसान आंदोलन की हम बात करें तो ये था कि हम अपने जिले में काम किया करते थे जी और जरूरी होने पे हम बाहर जाते थे। लेकिन जैसे ही 3 कृषि कानून आए, हमने इनको पढ़ा, इनको देखा, बोलना शुरू किया। और फिर आंदोलन के बिल्कुल शुरुआती दौर में लगभग 34-35 किसान नेताओं की हरियाणा में गिरफ्तारी हुई थी, उसमें एक मेरा नाम भी था। जी 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 ठीक है, वो एक पहला ऐसा मूवमेंट था कि इस तरह से मान लो जेल जाना पड़ा था। और वो पहली बार मैं जेल गया था तब। उससे पहले कोई नहीं, मुकदमा? उससे पहले FIR तो थी,
लेकिन जेल नहीं गए कभी हम। एफआईआर तो आंदोलन की जिले में जब काम करते थे तब भी थी। और उसके बाद फिर पूरा जो आंदोलन चला, देखिए बिल्कुल हमारी कल्पना से बाहर था। ना तो हम ये सोच करके चले थे कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, ना हमें ये पता था कि इतना लंबा आंदोलन चलेगा, ना ये पता था कि इस आंदोलन का परिणाम क्या रहेगा, हमें तो कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर हम जेल में रहे, जेल से छोड़ते ही फिर हम दिल्ली चले गए। और फिर अलग अलग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, या अपनी सोशल मीडिया है, या फिर हम अलग अलग सभाओं में गए, तो वहां पे हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों से इंटरेक्शन हुआ। लोगों ने बड़ा प्यार आशीर्वाद दिया। फिर जो हमारी खाप पंचायतें हैं, उन्होंने अलग अलग महापंचायतें करी, अलग अलग राज्यों में करी। हरियाणा में तो मेरे हिसाब में कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है जहां हमारी खाप पंचायतों ने महापंचायतें ना की हो। एक दौर में तो इतनी महापंचायत हो गई थी कि लोग कहने लगे थे अब इनको बंद करो। तो एक एक दिन में 4-4 बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करना जी। और फिर हर इश्यूज के ऊपर हमने ध्यान दिया, या किसानों ने ध्यान दिलवाया। और मंच मिला। मंच किसने दिया? किसान आंदोलन ने दिया। मंच दिया खाप पंचायतों ने, मंच दिया हमें समाज ने। और हम उस मंच के ऊपर गए, लोगों ने खूब प्यार आशीर्वाद दिया। हमें तो यही नहीं पता कि कब हमें लोग अलग अलग स्टेट में या हरियाणा की अलग अलग जगह पे बुलाने लगे। और हमारा इतना ब्यूथ भी नहीं था काम करने का। हम तो अपने जिले में ही काम करना चाहते थे, लेकिन हालात और परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि पूरे हरियाणा में काम करना पड़ा। जरूरी होने पे बाहर स्टेट में भी जाना पड़ता है। तो मैं ये मानता हूं ये सारी किसानों की देन है जो हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं। और खाप पंचायतों का बहुत बड़ा अहम रोल है हमें एक नया मंच देने में जी। और ये किसान आंदोलन की ताकत है कि हम तो बहुत छोटे से, मतलब बहुत पिछड़े हुए एरिया से आते हैं, तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। और हम भी हर संभव ये कोशिश करते हैं कि भाई जो भी भरोसा करे, जो भी यकीन करे, तो हम उसके भरोसे को कभी ना तोड़े। ये प्रयास हमारा भी हमेशा रहता है। और रवि भाई, जो किसान आंदोलन, ये 3 कानून आए थे, उनकी एक संवैधानिक भाषा होती है, उसको हर कोई, तो मेरे हिसाब से मैं भी नहीं पढ़ सकता या अन्य कोई भी नहीं, तो उसको पढ़कर किस हिसाब से तय करते थे कि ये बोलना है या ये इसके लिए ये सही है? देखिए, हम तो ज्यादा जो है ना, हमारा तो एक सीधा सा फार्मूला होता है। 3 कृषि कानूनों का जब ये ड्राफ्ट आया था और इस ड्राफ्ट को हमने पढ़ा, तो इसका केवल निष्कर्ष जो था वो एक यही था कि भाई जो रोटी है, अनाज है, उसके ऊपर पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो कॉरपोरेट्स का हो जाए, अडानी अंबानी का हो जाए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो है कंपनियां खेती करवाएंगी। मतलब उसका निष्कर्ष केवल ये था कि भाई आपके अनाज पे, आपकी जमीन पे, ठीक है, उसके ऊपर कॉरपोरेट्स का कब्जा हो जाए। रोटी किस समय, कितनी और किस रेट में मिलेगी, ये चीज जो है वो कॉरपोरेट्स तय करेंगे, वो अडानी और अंबानी तय करेंगे। उनका निष्कर्ष यही था। और इसलिए उस समय आंदोलन में ये नारा भी दिया गया था कि भाई सरकार जो है वो रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहती है। आज भी हमारे यहाँ देखोगे आप, जहां अनाज की हम स्टोरेज करते हैं, तो आज भी वहां ताला नहीं लगाते, क्योंकि अनाज सबके लिए है। किसान उसको पैदा करता है, लेकिन किसान तो चीटी से लेकर के हाथी तक का पेट भरता है। बिल्कुल ठीक है। और आज भी हम अनाज के ऊपर जो है ना पहरेदारी, अनाज के ऊपर ताले आज भी नहीं लगाते। हमारे घरों में जैसे पहले बुखारी होया करती, ठीक है, कि भाई अनाज सबके लिए है। तो इस तरह से हम रखते हैं। और अब तो पूरी एक टीम है, कोई भी चीज हमें पढ़नी होती है, मान लो कोई 100 पेज का कोई कानून आ गया, तो 100 पेज हम तो पढ़ नहीं पाते भाई। सुबह से लेके रात तक 300-400 लोगों से फोन पे बात करनी, सारे दिन मीटिंग प्रोग्रामों में रहना। तो अब तो हमने जैसे आपको दे दिया, आप जानकार हो कि भाई 100 पेज है, इसमें से हमारे लिए निचोड़ क्या है, वो 10 बात हमें बता दो, वो 10 बात हमें लिख के भेज दो कि ये है निचोड़। फिर हम उसको अपने तरीके से कर लेते हैं। वो भाषा जिसमें जनता समझे, वो भाषा जिसको किसान आसानी से समझ सके। क्योंकि हमारा काम क्या है, पब्लिक की जो समस्या है,
किसान की जो तकलीफ है उनको आवाज ही तो देने का काम है हाँ हमारा। बिल्कुल। उनको आवाज देना है, किसान को ये लगे कि ये मेरी ही तो बात कर रहा है। और दूसरा हमारा काम है संघर्ष के माध्यम से समाधान करना। अभी हम आजकल जो हम विचार कर रहे हैं नया, वो ये भी हम कर रहे हैं कि समस्या के साथ साथ समाधान पे खूब चर्चा होनी चाहिए। आप देखिए समस्या पे बहुत लोग बात करेंगे, लेकिन हम सॉल्यूशन पूछ लेते हैं क्या है तो जवाब नहीं मिलता। कई बार हमें कह देते हैं कि जी वो फलाना आदमी तो गलत है, आपने उसको प्रधान बना दिया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई तुम ठीक हो, तुम संभाल लो, हम संभालेंगे नहीं, दूसरे को संभालने नहीं देंगे। आप मेरी बात समझे? हाँ, मैं तो ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो इसके ऊपर जो है मजबूती से काम करने की जरूरत है और समाधान पे बातचीत हो। हमारा काम केवल कमियां निकालना नहीं है, हमारा काम समाधान के रास्ते पे चलने का है। इसलिए हम बार बार सरकार को ये कहते हैं कि बातचीत से समाधान के रास्ते निकलें, जो भी इश्यूज और मुद्दे हमारे होते हैं। जी बिल्कुल। और भाई साहब, मैं सुरेश कोच जी के साथ इंटरव्यू कर रहा था जी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी किसान संगठन है जी, या किसान नेता है, उनकी आपस में इतनी नहीं बनती गई, एक दूसरे के चेहरे देख के वे राजी नहीं है। नहीं ये बात भी आपकी ठीक है। खैर मेरा शुरू से एक आदत रही है कि मैंने कभी किसान संगठनों पे और किसान नेताओं पे हमले नहीं किए। हालांकि मेरे खिलाफ बहुत हमले हुए। मनीषा बहन के आंदोलन में जो पूरा सरकार का षड्यंत्र था, आपने देखा कि हमारे कंपटीटर किसान संगठन और किसान नेता भी उस षड्यंत्र का हिस्सा हो गए। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड और कैमरे के सामने बिल्कुल जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि एक तो जनता नेता नाम से परेशान है जी, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी 5 आदमी इकट्ठे होते हैं, संगठन बना के खड़े हो जाते हैं, एक जनता उससे बहुत तंग है। यानी कि रोज संगठन बनना और एक ये नेता, इन दोनों चीजों से जनता बहुत तकलीफ में है। किसान, मजदूर, नौजवान तकलीफ में है। आज के दिन तो कोई नेता कहता है ना तो गाली जैसा महसूस होता है कि जैसे कि गाली दे रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपने नाम लिया सुरेश कोच जी का, ये बात बिल्कुल ठीक है। हकीकत ये है, अंदर की बात और ईमानदारी की बात ये है कि जितना पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जितने मतभेद नहीं है, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मतभेद जो है वो मतलब किसान नेताओं में है। और मैं तो कई बार कहता हूं, कई बार जब हम किसान नेताओं का और किसान संगठनों का हाल देखते हैं तो कई बार मन में ये आता है कि यार हम पॉलिटिकल पार्टियों को गालियां तो देते हैं, लेकिन ये भी कौन सा कम है। ठीक है, अगर इन्हीं को सत्ता पकड़ा दो तो मुझे फिर क्या हाल होगा। फिर भी जो अच्छे संगठन है, अच्छे नेता, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे समर्पित भावना से जिनको हम भी अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन फिर भी इस पूरी दौड़ में, क्योंकि किसान नेता के बाद, किसान आंदोलन के बाद एक तो नेता बहुत पैदा हो गए गांव गांव में, गली गली में, और एक पत्रकार बहुत पैदा हो गए। किसी की मतलब भैंस ना ब्यावन है तो भी मतलब एक तो नेता आ जाएगा, ठीक है, बोला भाई यो किसान नेता है, और एक यो अपना माइक लेके पत्रकार आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो बहुतायत होगी और ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो अपील, बल्कि आपसे जो बातचीत कर रहा हूं, मैं कई बार कहा भी करूं, भाई हमारी कोई म्याड़ की डोल की लड़ाई थोड़ी है, हमारी लड़ाई तो किसान के लिए है। एक दूसरे को सब इज्जत देंगे तभी तो बात बनेगी ना। बिल्कुल, मौका मिलते ही एक दूसरे को काटोगे। हकीकत ये है कि अब हमने, हमारे साथियों ने भी, सबने तय किया कि भाई अब हम स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं और नए झंडे डंडे के साथ काम करना चाहते हैं। हम पुरानी परिपाटी से परेशान है। ये जो लेग पुलिंग होती है संगठनों के अंदर, यूनियनों के अंदर, टांग खिंचाई, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को देख करके कोई राजी नहीं है, तो ये बात तो मैं बिल्कुल मानता हूं। आपने भी अभी मीटिंग रखी थी 3-4 दिन पहले यही शहर की धर्मशाला में, आपने भी तो कॉल किया कि एक नया संगठन बनाएंगे। जी, नहीं हमने कॉल की है, लेकिन मैं वो नहीं हूं कि भाई, पहली बात तो मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं तो भाई या तो किसी का भाई हूं या किसी का बेटा हूं। मैं तो सिर्फ, आप बोल रहे, अगर कोई कहेगा कि हमसे भी कोई पूछेगा कि भाई कहाँ हो, तो भाई रवि आजाद है, किसान नेता, उनका इंटरव्यू है। नहीं वो आप कहो आप लेकिन हमें तो नेता गाड़ी जैसा लगता है। सुन लो मेरी बात, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं
मेरा ये मानना है कि भाई या तो हम किसी के बेटे हैं या हम किसी के भाई हैं, और हम एक वॉलेंटियर है खाली, जी हम एक कार्यकर्ता है, हम सिर्फ एक सेवक है। इससे ज्यादा हमारी कोई औकात नहीं है। नेता कौन हुआ करता था? नेता हुआ करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी नेता बहुत बड़ा शब्द है। अब तो कोई भी युवा नेता बन जाता है, गोज में मोटरसाइकिल में तेल डलाने के पीछे नहीं, वो भी युवा ये नेता है। नहीं था। आप मेरी बात समझे? हाँ 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 नेताजी थे जवाहरलाल नेहरू, नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, जी महात्मा गांधी जैसे सरीखे लोग जो है, जिनको हम महापुरुष का दर्जा देते हैं। ऐसे इतिहास में बहुत नाम है जिनके लिए ये पदवी है। ये इस हर किसी को भी नेता कह देना ये ठीक बात नहीं है जी। नेतृत्व करने की क्षमता हो तो नेता बोलते हैं। किसान आंदोलन में आपने कौन नेता लगा अपने हिसाब से? देखिए, मैं आपको वही तो कहूंगा, किसान आंदोलन नहीं, के मैं तो नाम सबसे पूछ रहा हूँ भी, किसका नाम नहीं, आपने? मैं आपको बताऊं, बहुत सारे नेता देखिए पंजाब के भी हैं, जी ठीक है, अलग अलग राज्य के भी हैं। और अम, अभी मैं जिक्र करूं आपको एक पश्चिम बंगाल से, मेरे अभी नाम जो हो स्लिप हो रहा है उनका, हनान मोला। हनान मोला जी का आपने नाम सुना होगा, जी जी जी। ठीक है, हनान मोला जी। तो वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है। और एक दिन दिल्ली में मीटिंग थी, तो हम खाना खा रहे थे, तो मैं उनके साथ में जाके खड़ा हो गया। मुझे ये पता था कि ये 5 बार के एमपी रहे हैं, जी ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि बंगाल में दादा बोलते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि दादा आपके पास आपका मकान कहाँ है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा कोई मकान नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा आपके पास गाड़ी कितनी है? बोला कोई भी गाड़ी नहीं है, ठीक है, और मैं अपनी जितनी भी पेंशन मिलती है वो पार्टी को डोनेट कर देता हूँ, और मैं ऑटो में सफर करता हूँ, बसेस ट्रेन में चलता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा, आज के दिन एक बड़ा आरोप ये लगता है कि किसान नेताओं के पास बहुत संपत्ति है, बड़ा आरोप लगता है। लेकिन कुछों के पास कुछ शायद- मतलब कुछों के ऊपर लगता है, लेकिन वो बात है ना कि भाई एक भैंस अगर लिवड़ेगी तो वह कईयां लिवाड़ेगी, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो सरकार को भी मैं ये कहता हूं कि अच्छे से अच्छी एजेंसी सीबीआई है, ईडी है, तो जितने किसान नेता हैं उनकी संपत्ति को आप जो है ना, सबकी संपत्ति चेक करवा लो, ठीक है। अगर कोई मान लो बारी आए तो सबसे पहले हमारी ही कर लो। कोई भी कह देता है वहां से 100 करोड़ रुपए लेके, वहां से 80, हाँ, अरे भाई बात ये है, खाना घर से खा करके जाओ या अपना बांध के ले जाओ, और जनता की लड़ाई लड़ो, और फिर वो लोग मिलेंगे, अरे भाई कौन पीछे देगा, कौन ले लेगा, कौन खागा। और भाई वो लेने वाले तो अलग ही लोग होते हैं, हाँ, वो हाँ। तो आपको और हमें पता भी नहीं होता कौन कहां से क्या ले जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे हनान मोल्ला जी जैसे नेता हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता अलग अलग स्टेट के, तो वो हमारे आदर्श हैं और उनको हम आदर्श मानते भी हैं जी। भैया आपके संगठन का मेन मोटिव क्या रहेगा? देखिए, तो संगठन का मेन मोटिव यही है, हमने 2-3 चीजें तय करी। अभी 9 नवंबर को हमने मीटिंग करी हाँ थी। हाँ एक तो पहली बार हमने इस काम को किया है। पहले क्या होता था कि 10 आदमी इकट्ठा हुए, 4 पत्रकार बुलाए और एक संगठन बना दिया, घोषित कर दिया। घोषित कर दिया। हम इस परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए हमने 7-8 स्टेटों के मुख्य साथी, 22 जिलों के हमने साथी बुलाए, राय शुमारी करने के लिए, राय करने के लिए कि भाई कभी हम ही संगठन चिल्ला रहे हैं, किसान को, मजदूर को, नौजवान को संगठन की जरूरत है भी कि नहीं है। और आपने देखा वो काफिला और वो मीटिंग कि वो महापंचायत का रूप ले लिया। हाँ, हमने तो बिल्कुल। मुख्य लोगों को बुलाया था। तो हमने सबसे राय ली। पहले तो हमने ये पूछा कि भाई संगठन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। जब सबने कहा कि बनाना चाहिए, तो फिर हमने उसमें कुछ चीजें सबसे सुझाव लिए। हमने नाम को लेकर के भी सुझाव लिए, मीडिया, सोशल मीडिया, मीटिंग में, कि नाम क्या होना चाहिए यूनियन का, या उसके नियम कायदे कानून क्या होने चाहिए, किस व्यक्ति को क्या जिम्मेवारी उसमें देने चाहिए, क्या झंडा, लोगो, उसका बैनर जो है नाम होना चाहिए, ये सब चीजें। तो उसके लिए फिर सबसे सर्वसम्मति करके हर जिले से एक और जुड़े हुए हर राज्य से एक 31 मेंबरों की कमेटी बनाई है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सबकी ओर से सबकी राय को कलेक्ट करके नाम भी रखा जाएगा, झंडा भी उसी हिसाब से होगा, और
उसी हिसाब से उसके नियम कायदे कानून होंगे। कोई आदमी मान लो कोई नेता दूसरा संगठन छोड़ के आया, तो वो हमारे संगठन में आए तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है। कोई भी मूवमेंट है, उसके ऊपर किस लेवल का पदाधिकारी किस स्टेज तक काम करेगा। तो हमने उसमें 2-3 चीजें नई ये देखी कि एक तो हम ये चाहते हैं कि पारदर्शिता हो जी। हमें जनता ने क्या सहयोग किया वो वेबसाइट के ऊपर जो है उसको पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है। एक तो हम है ट्रांसपेरेंसी के पक्षधर। बिल्कुल। दूसरी बात, हमने इसमें सबसे ये सहयोग हमने सलाह की, अपना प्रस्ताव रखा हमने सबसे कि भाई किसान की लड़ाई का नेतृत्व करना तो हमारा धर्म है, लेकिन दूसरे वर्ग जो सरकारों की तानाशाही के खिलाफ लड़ते हैं, दूसरी कम्युनिटी जिन पे सरकार बर्बरता करती है, तो उनकी हमें लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए। तो सबने कहा लड़नी चाहिए। और पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा कि हम पूरे प्रदेश भर में भी और दूसरे प्रदेशों में दूसरी कम्युनिटीज, कोई भी कर्मचारी है या स्टूडेंट है, खिलाड़ी है, तो हम उन आंदोलनों में भी जोर शोर से हिस्सा लेने का या सहयोग करने की हम कोशिश करते हैं। नेतृत्व तो उन्हीं का रहता है, जी। लेकिन हम तो केवल सहयोग कर सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हमने रखा। दूसरा हमने ये रखा कि भाई केवल हरियाणा में काम करना है कि पूरे देश में काम करना है। तो सबने कहा किसान तो किसान है, पूरे देश का किसान मिल करके लड़ाई लड़ेगा तब बात बनेगी जी। तीसरा हमने सबसे ये भी परमिशन ली कि भाई सत्ता के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष के जो एमपी एमएलए बना रखे हैं, ये मतलब ये कि भाई शकल देखने खातिर बना रखे हैं। इनको भी तो वही सुविधा मिलती है ना जो सत्ता पक्ष वाले को मिलती है। और ये बड़ा प्रश्न है, मैं आपको भी इस बात को रखूंगा, जब भी कोई एमएलए के लिए वोट मांगने आता है, कोई भी एमपी के लिए वोट मांगने आता है, आज तक किसी नेता ने ये कहा है कि मेरी सरकार आएगी तब मैं भला करूंगा। उसने हमेशा ये कहा है मुझे जिता दो मैं तुम्हारा भला कर दूंगा। बिल्कुल। जीतने के बाद ये कहे मेरी सरकार नहीं आई, सरकार नहीं आई तो देते इस्तीफा, सरकार वाला बना लेंगे। अगर सारे काम सरकार से ही होते हैं। अरे भाई रवि आजाद कोई एमपी है क्या, कोई एमएलए है क्या, कोई मंत्री है, कुछ भी नहीं, वार्ड का मेंबर भी नहीं ना। लेकिन जहां भी अन्याय होगा वहां हम खड़े होते हैं, कोई ठीक काम ना करता हो वहां भी डंके की चोट पे खड़े होते हैं। तो हमने सबको ये भी कहा कि भाई सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन विपक्ष के एमपी और एमएलए शकल देखने के लिए नहीं बना रखे, उनको भी हम सड़क पर इस लड़ाई में उतारना चाहते हैं। वो सड़क पे भी हमारे साथ लड़े और वो सदन में भी हमारी आवाज को उठाने का काम करें, अन्यथा फिर उनका भी विरोध होगा। और ये 3-4 चीजें हमने की। और आगे हम इस बात को मैं पूरा करूं, अभी हम रोहतक में हमारी इस 31 मेंबरी कमेटी की मीटिंग होने वाली है जल्दी, और उसी दिन फिर हम जींद की तारीख को हमारी कमेटी वहां की डेट फाइनल करेगी। और फिर हम जींद की क्रांतिकारी, देखिए परिवर्तन जींद से होता है हमेशा। बिल्कुल। तो फिर हम जींद में एक महापंचायत करेंगे और पूरे अलग अलग राज्यों में पूरे हरियाणा में जाएंगे और जींद में एक बड़े आयोजन के साथ विधिवत रूप से संगठन का ऐलान करेंगे। जो हमारी कमेटी है वो ऐलान करेगी। आपको मैं ये भी बता दूं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि यही कमेटी जो है वो रवि आजाद की ड्यूटी भी फिक्स करेगी कि रवि आजाद की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। पहला ऐसा संगठन ये बनेगा जिसमें जितना हक रवि आजाद का है उतना ही हक उसके अंतिम कार्यकर्ता का है। बिल्कुल। अगर किसी कार्यकर्ता को गलती करने पर दंड मिलता है, तो अगर रवि आजाद भी गलती करेगा तो वो भी उतने ही दंड का भागीदार होगा। ये नहीं है कि भाई अच्छा अच्छा हमारा और बुरा बुरा तुम्हारा। आप मेरी बात को समझे? हम अच्छे के हकदार हैं। अगर गले में माला हमारे डल रही है तो कल को गलत हो जाएगा, तो फिर नफरत के हार भी हमें ही पहनने पड़ेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जी। और भाई इसमें किसान नेताओं से बात की है, हरियाणा के हैं जो या दूसरे स्टेट के हैं, देखिए संगठन को आने में या उसको बनाने में सहयोग में? देखिए हमने सबको अपील करी। पहले हमने ये अपील करी थी कि, बल्कि आपने मीटिंग में भी देखा, हमने सबको अपील करी कि आने वाला समय कॉरपोरेट का समय है जी। आज कोई ऐसा सेक्टर बाकी नहीं है जहां उद्योगपति की नजर ना हो। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक झंडे और एक डंडे के नीचे सारे इकट्ठे हो जाएं। हमने देश के सभी किसान नेताओं से और किसान संगठनों से अपील करी है, और उस अपील के तहत उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान, 3-4 स्टेटों के 5-6 किसान संगठन हमारे पास आए भी।
हम कहते हैं एक मंच पे आ जाओ और सारे एक झंडे पे, एक नाम पे सहमति बना लो, ठीक है। सारे मिलके लड़ेंगे अलग अलग, कोई 5 आदमी इकट्ठे होके लड़ रहा है, कोई 5,000 आदमी, कहीं 5 लाख, जब सारे इकट्ठे होके एक जगह लड़ेंगे तो सरकार की हिम्मत है हमारी कोई बात ना माने, हर बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हमने सबको अपील की है, इसलिए हमारी कमेटी ने ये फैसला लिया कि इस नाम, यूनियन के नाम को या झंडे को कम से कम ये अपील हम करें अपनी तरफ से, तो हम कहें कि भाई आओ, और त्याग करने की बात आएगी सबसे पहले हम करने के लिए तैयार है। हम सारे इकट्ठे हो जाओ और हमारी जिम्मेवारी ये लगा दो कि भाई तुम्हें जूतों की रुखाड़ी करनी है, तो भी हम करने के लिए तैयार है जी। बिल्कुल। और भाई साहब, राजनीति, हमारा देश है लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल कोई सत्ता में आए तो उसका काम है लोगों की भलाई करना, उसमें जो जो नियम या लागू करने पड़े वो करना। और जो सत्ता से बाहर विपक्ष जिसको हम बोलते हैं, उसका काम है कि अगर सत्ता पक्ष सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसका विरोध करना, चाहे वो विधानसभा, लोकसभा या सड़क पे हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर विपक्ष अपना काम सही से करता तो इन संगठनों की जरूरत नहीं पड़ती, या बात फिर तो भी पड़ती? देखिए, बात तो बिल्कुल ठीक है हम्म, भाई, सत्ता के खिलाफ संघर्ष कौन करेगा? विपक्ष करेगा। बिल्कुल। लेकिन आज की हकीकत ये है कि केवल सत्ता तो जुल्म कर ही रही है, वो तो पॉलिसीज बना ही रही है हमारे खिलाफ, लेकिन आप ये भी देखो कि विपक्ष भी लड़ाई लड़ना भूल गया। बिल्कुल। पहले क्या हुआ करता था, जो राज में आ जाया करता था वो तो ये कोशिश किया करता था कि मैं मैक्सिमम जनता में कैसे अपने आप को स्थापित करूं, और विपक्षी होता था वो हर मुद्दे को उठाया करता था, वो जेल जाया करते थे, वो लाठियां खाया करते थे, बिल्कुल। उनका सड़कों पे खून बहा करता था, वो लड़ाई लड़ा करते थे। आज आपको कितने, आप हरियाणा की बात कर लो, विपक्ष कितनी लड़ाई लड़ रहा है आप देख लो, 0। ठीक 0% है। आप सेंटर में देख लो, आप जो अलग अलग राज्यों में देख लो। और मैं ये कहता हूं, ये बीजेपी वाले तो देखो, ये तो चोरों के सरदार है भाजपा वाले, इनके काम में तो इतनी खामियां और कमियां हैं कि अगर विपक्ष मजबूत तरीके से काम करे तो सरकार को नंगा कर सकता है जनता के बीच। और आपने ये भी देखा, एक ट्रेंड बन गया, अब विपक्ष का काम कौन कर रहा है? संगठन। विपक्ष का काम कौन कर रहा है? यूनियंस, ठीक है। विपक्ष का काम कौन कर रहा है? रवि आजाद। हम क्या भाई वोट मांगते हैं किसी से? ठीक है, संघर्ष करेंगे संगठनों के लोग और नेता, और फिर वोट के टाइम पे आ जाएंगे वो। तो ये भी तो बड़ी गफलतबाजी है। मैं तो इसीलिए मैंने उस चीज को जोड़ा ना, मगर भाई केवल लाडू खाने के लिए नहीं है विपक्ष के सांसद, या किसी का डेथ होगी उड़े बैठा है, किसी का ब्याह में मेड़ में लाडू खाया है, इसके लिए नहीं बनाते एमपी और एमएलए। मैं तो इनको भी कह रहा हूं, तुम भी तैयारी कर लो। और कोई, मैं तो आपके माध्यम तो मैं तो सबको और ये भी कहूंगा कि भाई जो एमएलए एमपी न्यू का, मैं विपक्ष का हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको ये कह दे अभी इस्तीफा लिख के दे, हम सरकार का बना लेंगे। आप मेरी बात समझ गए? हाँ, बिल्कुल। हमारी लड़ाई मेरी नहीं चलती। हाँ, हमारी लड़ाई जो है, अरे भाई जब हम अकेले इतनी लड़ाई, अकेले मतलब बिना कोई पद के, एक सब लोग इकट्ठा होके इतनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और अगर हमारे साथ कोई 15, 20, 30 एमएलए एमपी अगर खड़े हो तो इनको दिन में तारे नहीं दिखाते भाजपा वालों को, है? बिल्कुल। लेकिन वो ताकत होनी चाहिए, लेकिन क्या करें भाई, घर की बई काका लिखड़ियां जी। और भाई, आप भी राजनीति में आना चाहोगे इन फ्यूचर? देखिए, इस बारे में मेरा बिल्कुल एकदम स्पष्ट मत है। हम राजनीति में सुधार की भावना रखते हैं, और मैंने पीछे भी एक बात कही थी कि जिसको दिलों में जगह मिल जाए उसे किसी सिंहासन की जरूरत नहीं होती। हम एमपी और एमएलए बनने के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे। कभी रात सपने में भी नहीं सोचा कि हमें विधायक और सांसद बनना है। आप मेरी बात को समझे? हमारी कोई इच्छा नहीं। हम क्या चाहते हैं? अच्छे लोग आए, उनकी हम सपोर्ट कर दें। हम जैसे लोग जो है समाज में, जो किसान के बारे में, बेरोजगार के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कर्मचारी के बारे में, मजदूर के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, जिसकी विचारधारा मजबूत है, जो चिंतन मनन करता है, जो संघर्षशील है, हम चाहते हैं ऐसे लोगों को समाज आगे बढ़ाए, और उसमें हमारा भी कुछ योगदान हो पाएगा तो उसको हम हर संभव तौर पे करेंगे।
लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि मुझे कोई लोभ लालच और लालसा नहीं है इस चीज की, और मैंने इसके लिए कभी काम ही नहीं किया, और आगे भी हम इसके लिए कभी काम नहीं करेंगे। और जी आप पे आरोप भी बहुत लगते हैं फिर, जी हम देखते हैं। जी क्योंकि अभी एक बहन मनीषा वाला हत्याकांड हुआ था, उसमें आपने जितनी भूमिका निभानी चाहिए, जितना साथ देना चाहिए था, शायद उससे भी ज्यादा दिया। वो मुझसे ज्यादा आपको ही पता है कितना साथ दिया, क्या क्या किया, लेकिन फिर भी एक विरोध का सामना करना पड़ जी। देखिए, बात यह है कि निंदा उसी की है जो जिंदा है, हम्म। ठीक है। और हम तो आज तक यहां तक आए हैं, हमेशा विवाद रहे हैं और हमेशा विरोध रहा है, ठीक है। और मैं ये मानता हूं कि निंदा और विरोध होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर सारे ही लोग हमारे पक्ष में आके खड़े हो गए तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे बिल्कुल। हमें जो काम दे रखा है लोगों की लड़ाई लड़ने का, और मान लो सारे ही हमारे सपोर्ट में आके खड़े हो गए, तो फिर हमारे पास काम क्या बचेगा। लेकिन जिनका साथ दे रहे हो वही विपक्ष में खड़े हो जाए नहीं, तो। देखिए बात क्या है, हरियाणा का जो आदमी है, मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि हरियाणा का आदमी यहां से नहीं चलता, वो दिल से हमेशा करता यहां है। से चलता है, ठीक है। हमारा प्रदेश जो है ना वो भावना का प्रदेश है, और ये प्यार भी बहुत देते हैं, विरोध भी बहुत करते हैं। आपने देखा कि जब मनीषा बहन के मामले में पूरा वो रूमर फैला, तो उस समय बीजेपी, हालांकि वो पूरा, मैं एक चीज आपको और बताऊंगा कि वो पूरा सरकार का षड्यंत्र था बदनाम करने का, ठीक है। सरकार का षड्यंत्र तो हत्या तक भी था, लेकिन बात वो है ना, जाके राखो साइया मार सके न अच्छा, कोई। आपकी बिल्कुल, वहां डिगावा के रेस्ट हाउस में सारे प्रबंध कर रखे थे। हमें तो बचाया है हमारे या तो किसान मजदूर कौम की दुआओं ने या फिर भगवान ने, नहीं तो वहां बचाने वाला भी कोई नहीं था। बदनाम करने का षड्यंत्र था और पूरा निपटाने का षड्यंत्र था हर तरीके से। लेकिन जब सरकार ने साजिश रची तो हमारे बहुत सारे लोग उनके साथ भावनाओं में बह गए, उनको पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही 24 घंटे 25 घंटे के बाद सच्चाई सामने आने लगी, तो आपने देखा कि उन्हीं, उसी परिवार ने, उसी कुनबे ने, उसी किसान मजदूर कौम ने हमें हद से ज्यादा ताकत, हौसला, तन मन धन से देने का काम किया। तो हरियाणा के आदमी को थोड़ी देर के लिए बहकाया तो जा सकता है, लेकिन उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब आप दिल से सोचते हो तो सारी शक्तियां जो है वो आपके लिए काम करती है। मनीषा बहन के आज तक हमने, ईमानदारी की बात यह है कि हमने कभी भी लड़ाई लड़ने से पहले कभी रोड मैप तैयार नहीं किया। जैसे लड़ाई के हालात रहे वैसे हमारी रणनीतियां रही, और हम ये मानते हैं कि एक ऐसी शक्ति हमारे बीच में काम करती है जो मेहनत, ईमानदारी, जब ये दो चीज आपके बीच में होती हैं, अगर आप मेहनती हैं और आप ईमानदार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती। ये मैंने कम से कम बहुत बार देखा है, ठीक है। जहां आप ईमानदार हो, मतलब आप फकीर हो और ईमानदार हो, तो जो वजीर है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। जी, हत्या, हत्या ये जो निपटाने वाली बात है, ये क्या मामला है? देखिए, निपटाने वाला मामला तो यही है कि भाई हम तो दिलो जान से बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन इसी बीच क्योंकि पिछले लगभग 3-4 साल में ऐसे प्रयास हुए कि सरकार ने हमें खरीदने की कोशिश की, या पहले सरकार क्या किया करती थी, सबसे पहले क्या किया करती थी सरकार, जो है वो FIR किया करती थी। दूसरा, फिर सरकार ने क्या काम करना शुरू किया, इनको बुलाओ अलग अलग जगह, थानों में, तहसीलों में, इनके चक्कर कटवाओ। हम नहीं माने। फिर वो आगे लाठी डंडों के ऊपर, हम तब भी नहीं माने। फिर उन्होंने उठा करके जेलों में बंद करना, फिर कई बार जेल जाना हुआ। एक बार तो ऐसा काम हो गया था, एक महीने, अब आज बार आए, 1 महीने बाद फिर गिरफ्तारी होगी। वो सारे काम भी किए। फिर सरकार क्या करती है लास्ट में, फिर सरकार यही करती है कि यार इसको कोई प्रलोभन दे करके खरीद लो, दाम लगाओ, दाम। हाँ, तो हमने वो भी, सरकार को हमने कह दिया कि भाई देखो, हमें भूखा मरना मंजूर है, लेकिन हम बेईमानी नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो यहाँ से काम करते हैं भाई दिल से, जिस इशू पे हमें लड़ना है लड़ेंगे, जहां बोलना है वो बोलेंगे। तो सरकार ने सारे काम किए, लेकिन सरकार को सफलता नहीं मिली। फिर सरकार ने देखा कि यहाँ सब लोगों का ध्यान है इसके ऊपर,
ये आंदोलन को लीड कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि पूरी कमेटी थी उसके लिए 25 मेंबरी, लेकिन लोग हमें ही जानते थे। तो ये सारी चीज थी। तो सरकार ने ये देखा कि आपदा में अवसर ढूंढना, ये बीजेपी की पुरानी वो है। बीजेपी जब भी आपदा होती है ना तो वो अवसर ढूंढती है। तो इस आपदा में उन्होंने अवसर ढूंढा कि इसको इतना बदनाम कर दो कि भाई ना इसे डराने की जरूरत, ना इसको दबाने की जरूरत, ना इसको खरीदने की जरूरत, ये अपने लोगों के बीच में बोल ही नहीं सकेगा। ये सारा षड्यंत्र था। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले ये चीज चलवाई, फिर उस रेस्ट हाउस में शराबी, कबाबी, नशेड़ी, गुंडे टाइप के लोग रेस्ट हाउस के चारों ओर लाठी डंडे, पेट्रोल की बोतलें, तेल लेकर के भेज दिया। अच्छा जी। ठीक है, वो तो बड़ी मतलब मैं ये कहूंगा कि परमात्मा की और हमारे जो जनता रूपी परिवार है, ये इसकी ताकत थी कि हम बच पाए और वहां से सुरक्षित हम निकल पाए। नहीं तो बड़ा षड्यंत्र था, बड़ा षड्यंत्र था। कुछ लोगों ने सरकार से ठेका ले लिया था इस बात का कि हम मनीषा का आंदोलन भी निपटा देंगे और हम रवि आजाद को भी निपटा देंगे। और उसके तथ्य बहुत सारे हमारे सामने आए और भविष्य में सामने आएंगे। लेकिन हमारी लड़ाई आज भी यही है कि बहन मनीषा को न्याय मिले। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि हमारे साथ कितना भी बड़ा षड्यंत्र हुआ हो, लेकिन भविष्य में भी अगर किसी बहन और बेटी के साथ अगर अन्याय, शोषण, दुराचार, अत्याचार होगा तो वो देश और प्रदेश में कहीं भी हो, हम वहां पर सबसे पहले खड़े मिलेंगे, जब तक हमारे दम में दम है। जी। और वही आंदोलन आप किसानों के लिए करते हो, लेकिन SYL का मुद्दा बहुत कम उठाते हो जी। उसके पीछे का कारण? देखिए, SYL के ऊपर हम ये कहेंगे, विवाद है हरियाणा का और पंजाब का, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, इस बात को समझने की जरूरत है कि हरियाणा अपना हक मांग रहा है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में बिल्कुल है। ठीक है, पंजाब के किसान कोई अलग नहीं है हमारे से, हम उनको बड़े भाई के रूप में देखते हैं और आंदोलन में उनको एक लीडर और एक बड़ी ताकत के रूप में हम उनको देखते हैं। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों का जो आपस का टकराव है, इसके ऊपर सारे राजनीतिक दलों ने राजनीति की है। ना तो कोई स्टेट का दल बचा, ना कोई पंजाब का दल बचा, और ना कभी जो है वो सेंटर। ऐसी स्थिति भी आई कि सेंटर में भी उसी पार्टी की सरकार है, पंजाब और हरियाणा में भी उसी पार्टी की। कितने मौके आए, बहुत अलग अलग मौके आए, लेकिन किसी ने समाधान नहीं किया। आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि बिल्कुल हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए। हम हक मांग रहे हैं, भीख तो मांग नहीं रहे। हाँ, जो है। ठीक है, तो इसमें केंद्र की सरकार जो है वो दो राज्यों के बीच के विवाद के में एक तरह से वो बिचौले के रूप में है, तो उसको समाधान करना चाहिए। लेकिन केंद्र समाधान नहीं करेगा, राजनीति करेगा। अब आज की स्थिति ऐसी हो रही है भाई, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है या जितने भी बांधे हैं पूरे देश में, उसके ऊपर भी सरकारों ने कब्जा कर लिया। आपने देखा कि जो हमारे हक का पानी था, अभी पीछे आपने गर्मी में देखा कि पंजाब से जो हमारा समझौते का पानी है, जो 80 से हमारा समझौता चलता आ रहा है, वो भी अब की बार नहीं मिला। वो भी उसके लिए भी लठ बजाने पड़े हमें। तो कितनी खराब परिस्थितियां हैं। यानी कि सेंटर सरकार इसमें जिम्मेवारी निभाए ना अपनी, वो उसको भी हाथ में रख रही है, इसको भी हाथ में रख रही है। भाई हरियाणा भीख थोड़ी मांग रहा है, हरियाणा अपना पानी मांग रहा है। हम ये नहीं कहते पंजाब को आप दो, लेकिन हमें हमारा हिस्सा तो दो। लेकिन वहां के जो लीडर है, इसमें किसान लीडर भी आएंगे और भी आएंगे, वो भी तो विरोध कर रहे हैं ना इस बात का कि हमारा ही पानी है, हम ही रखेंगे। उनके भी बयान आते हैं बहुत। देखिए, इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब दिल्ली का किसान आंदोलन था जी, तो जो 3 कानून आए थे, 3 कानूनों में हरियाणा की मांग ये थी, हरियाणा के संगठनों का एक राय ये थी कि इनमें संशोधन हो जाए। लेकिन पंजाब के संगठनों की राय ये थी कि 3 कृषि कानून वापिस होने चाहिए जी। तो हरियाणा ने ये कहा उस समय, आज भी मुझे याद है, कि 3 कानूनों को वापिस करवाने में हम आपका साथ देंगे, लेकिन MSP गारंटी दिलाने में पंजाब हरियाणा का साथ दे। इन 2 चीजों पे एक एजेंडा तय हुआ था। दूसरी बात, SYL के मामले को किसान आंदोलन के दौरान बड़ा गर्म कर दिया था भाजपा ने, फूट डालने के लिए। किसान पूरे देश का एक है,
पंजाब का किसान बहुत लड़ाका है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां उसमें जो है राजनीति करने का मौका ढूंढती हैं। और अगर कोई किसान नेता, मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट सुनी नहीं है, खैर आप सवाल पूछ रहे हो, आपने सुनी होगी, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो सरकार की पिच पे भी खेलने का काम करते हैं जी। तो अगर वो दे नहीं रहे मान लो हरियाणा को, तो वो जड़े पे नमक भी ना छिड़के, ये भी बात है। SYL तो देखो बहुत पुराना मुद्दा है और कई योजनाओं तक तो भाई इसी के नाम पे वोट पड़ते रहे। बिल्कुल। पूरा दक्षिण हरियाणा पानी की भारी किल्लत से तंग है, तो हमें तो उसकी आवाज तो उठानी है। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फसलें नहीं होती, ठीक है, नौकरियां है नहीं, महंगाई आसमान में है, बेरोजगारी की दर है, आम आदमी कैसे जिएगा और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएगा। और किसान के तो मतलब कुछ अगर पल्ले है तो ये 2 खूड उसका पातियां हूं, इसी से वो अपनी जीवन यापन कर सकता है। बिल्कुल जी। और वही हम देखते हैं कि अभी पंजाब के जो लीडर हैं वो किसानों की या मजदूरों की आवाज के साथ साथ अपनी संस्कृति की आवाज भी उठाते हैं, पंजाबी या पंजाबियत को बचाओ। अभी आपने अभी करंट में मामला है पंजाब यूनिवर्सिटी का, सीनेट और उसका जी, तो उसमें बोल रहे कि जो यूनिवर्सिटी है वो पंजाब की जमीन में है और इस पे हक हरियाणा से ज्यादा पंजाब का है। वो तो पंजाब की बात करते हैं, पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन जो हरियाणा के लीडर, उसमें आप भी शुमार है, अन्य और लीडर भी शुमार है, वो उनको बड़ा भाई मानते हैं। तो इस चीज पे कभी चर्चा होती है आप लोगों की? देखिए संस्कृति को बचाना तो बहुत जरूरी है। देखो हरियाणा की अपनी एक पहचान है, बिल्कुल। हरियाणा खेल की धरती है और आज भी पूरे देश में हमारा रिकॉर्ड है, हम एक तरफा बादशाह है हरियाणा खेलों का, तो इस बात में तो कोई तोड़ा है नहीं, ये खेल की धरती है। आप सेना में चले जाइए, ये सैनिकों की धरती है। जितने भी युद्ध हुए हरियाणा के सैनिकों ने सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करी है जी। ऐसा शायद ही कोई गांव हो अपने हरियाणा में जहां का कोई सैनिक शहीद ना हो रहा हो, और ये किसान की भी धरती है। बिल्कुल है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पंजाब वाले पंजाब की संस्कृति या जो सिक्खी है उसके ऊपर विशेष रूप से वो काम करते हैं। हरियाणा उस पर उतना काम नहीं करता। हम तो आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो गए। अब आधा तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान तो ये दिल्ली के साथ होने से, आज आप ये देख लो गुड़गांव में 1 इंच जमीन नहीं बचेगी खेती के लिए। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं अगले 22 जिलों में से अगले 10 साल में हरियाणा के 10-12 जिलों में जमीन 1 इंच खेती की नहीं बचेगी। ये जो NCR की पूरी जो बेल्ट आई, इससे भी हमें बड़ा नुकसान हुआ। वो सारा जो मतलब मनी माइंड हो गए सब लोग। अब आज के दिन जो है ना, पहले कहते थे ना पुरुष प्रधान समाज, आजकल पैसा प्रधान समाज हो गया। अब तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, अब तो सबको पैसा चाहिए, 2 नंबर में आ जाओ, 1 नंबर में आ जाओ, ये सारी चीजें। तो हरियाणा की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, उसको बचाना बहुत जरूरी है और उसको बचाने के लिए काम करने की बहुत जरूरत है। सबको करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, आपको भी, सबको करना चाहिए, सरकारों को भी करना चाहिए। तो पूरे हरियाणा, हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि इसी तरह से चलते रहे तो अगले 5 साल के बाद में मूल हरियाणा का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। अभी आप देखो ना, दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ जनप्रतिनिधि बनने लगे हैं, दूसरे प्रदेशों के, और यहाँ तो हालात ये, हरियाणा का तो मुख्यमंत्री भी बिहारी है। वोट का चक्कर है। नहीं, वोट का चक्कर कहाँ, वो तो कह रहे हैं मैं भी बिहारी हूँ। अच्छा, हाँ, मैं भी बिहारी हूँ। तो फिर ये बताओ संस्कृति बचेगी कैसे जब हरियाणा का मुख्यमंत्री बिहारी है? कैसे बचेगा? संस्कृति तो तब बचेगी जब पहले मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाओगे। तो हमने तो कहा भाई भाजपा वालों, तुम कम से कम मुख्यमंत्री तो हरियाणा का बना दो। अब वो सारे वो चले गए, बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन लगा दी, अब वापिस उनको कोई लेके नहीं आ रहा। ठीक है, अब बिहार वाले भी 10,000 में मारे गए। हम तो पहले से ही बर्बाद हो रहे थे। आजकल देश में इलेक्शन भी जो है ना, बीजेपी नहीं लड़ रही, चुनाव आयोग लड़ता है बीजेपी का इलेक्शन। भाई देखो हरियाणा में गड़बड़, फिर ये चले गए महाराष्ट्र में गड़बड़, दिल्ली में गड़बड़, अभी बिहार में तो सारा ही लपेट दिया। वोट ज्यादा मिल रहा है विपक्ष को, मतलब वोट ज्यादा मिला हुआ है विपक्ष को, वोट परसेंटेज, सीट ज्यादा भाजपा जीत रही है। ये कौन सा कैलकुलेशन है? बिहार का वहां तो वो भी कहते हैं कि बिहार में जो भाजपा ने लड़ा वो कम सीटों पे लड़ा, उसके हिसाब से परसेंटेज। समझे नहीं,
101 मेरे हिसाब में 101 सीटों पे चुनाव लड़ी भाजपा, हाँ हाँ, और भाजपा को सीट आ रही है भाई साहब 90। 90, अरे भाई साहब, अगर वो टोटल सीट कितनी है 243। दो जाइए 243 पे लड़ते तो फिर इनको तो 235 सीट आती या 225 सीट आती। ये कौन सा इलेक्शन जीतने का सिस्टम है? सब कुछ सेट है, सारा मामला सेट है। ये उपचुनाव नहीं जीतते ये कहीं भी, वहां इनका ध्यान नहीं है। बिहार जीत गई, ये क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कौन सी स्टेट की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसमें ये गड़बड़ करते हैं। और इनको ये दिखा कि यार ये गोवा अपने काम का नहीं है, ये उत्तराखंड अपने काम का, वो एक आध विपक्ष को देते रहते हैं ताकि लोग ये कहते रहे कि बोला यार गड़बड़ होती तो गोवा थोड़ी जीत जाता, दूसरी पार्टी, या कर्नाटक थोड़ी जीत जाते, या उत्तराखंड थोड़ी जीत जाते। इन्होंने सारा मामला सेट कर रखा है। ये किसी का बैम होने की भाजपा वोट से चली जाएगी तो अपना दिमाग से निकाल दिए, फिर कैसे? ना ये तो लट से जाएंगे। ये जाएंगे जब पब्लिक सड़कों पे, ये देखो जैसे नेपाल के अंदर वो आपने जैन जी वाली मूवमेंट देखी, या उससे पहले और भी कई कंट्रीज में हुआ, अभी बांग्लादेश का आपने देखा था, श्रीलंका में भी हुआ, श्रीलंका में भी देखा, अफगानिस्तान में। हकीकत ये है कि ये जाएंगे उस दिन जिस दिन पूरा देश सड़कों पे निकल देगा और चारों तरफ से लोग दिल्ली कूच कर देंगे। लेकिन इनको वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे नेपाल वाले भाग रहे थे या बांग्लादेश वाले। क्या रहेगा? मुद्दों की तो कमी ही नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है। आप देखो न, विचारधारा में ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट किस पे करेंगे लोगों? ये भी समझे नहीं। मैं वोटर हूँ, मैं ये चाहूंगा कि जो मेरे लिए सबसे, या मेरे लिए या मेरे वर्ग के लिए, किसान वर्ग जो भी आता है उसके लिए कौन ज्यादा काम कर रहे हैं, अब किस पे ट्रस्ट करे कि ये नहीं करेगी, अगला तो इसको करेगा ही। ट्रस्ट तो पीछे भी तो कराया है ना, पीछे भी तो ट्रस्ट किया था, मोदी पे भी तो ट्रस्ट किया था। ठीक है, ट्रस्ट नेतृत्व करने वालों की कोई कमी नहीं है, भारत में लीडरशिप करने वालों की कोई कमी नहीं है। और भाई जनता जिसके साथ खड़ी होती है ना, वो रातों रात लीडरशिप करती है, ये कोई विषय नहीं है। ईमानदार आदमी अपने आप मिल जाएंगे। वो बड़ी बात ये है कि इनसे कैसे पीछा छुटवाओगे। रोला तो इस बात का पड़ रहा है ना। और ये मैं तो भाई जब आपको सच्चाई बताऊं, ये जब सरकार में आए थे तब मेरे थोड़ी थोड़ी डाढ़ी आने लगी थी, अब मेरे डाढ़ी भी पूरी आली, बाल दौड़े होने लगे। ठीक है, हम तो न्यू देख संघर्ष हमारा यो भी चल रहा है कि इनको सत्ता से कैसे हटाएं। ये भी तो है ना बात। आज के दिन क्या हो रहा है, विपक्ष वाले या तो राजनीति छोड़ रहे हैं या भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, मुझे तो ऐसे लग रहा आने वाला जो समय है वो और खतरनाक आएगा, और मुझे लगता है सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग जो है ना वो बीज बीज के बचेंगे। ये सच्चाई बात है। और मुझे तो लग रहा हम तो लड़ाई लड़ेंगे अंतिम सांस तक जी। भाई आप एक बात बताओ, भाजपा की रैली में तो कुर्सियां खाली रहती हैं, और मान लो आरजेडी की रैली में आदमी नहीं नामड़े, जीतते भाजपा हारे आरजेडी। ये फार्मूला देखा अपना। आरजेडी को तो वोट आ रहा है मान लो 1 करोड़ 8 लाख, और सीट जीत ली उन्होंने 25। बीजेपी को वोट आ रहा है 90 लाख और सीट जीत ली उन्होंने 90। ऐसी कैलकुलेशन देखिए कहीं, बोला वो परसेंटेज मायने नहीं रखती। तो ऐसा बहुत सारा विषय है, लेकिन ये है कि भाई अंग्रेज भी तो गए ही थे छोड़ के देश। पहले कांग्रेस ने इतना लंबा साल कराया, लोग उनका लठ मार के देश तो कौन काटा। मैं तो न्यू मानू हूं कि बीजेपी वाले तो जिस दिन जाएंगे ना उस दिन देश में नहीं रह सकते, भागना पड़ेगा देश छोड़ के। इतने मुद्दे हैं, इन्होंने तो सारे देश की जो है ना बैंड बजा दी। ये तो वो सरकार है, बोला घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। जी। वो नवीन जैन भाई कह रहे थे उसका इंटरव्यू कि नेता लोग है जो या तो ईडी से डरते हैं, सीडी से डरते हैं। तो आपको ईडी से डर लगता है? नहीं, ईडी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर हाँ समझे नहीं, अपने पास क्या है भाई। ठीक है, अपने पास कुछ नहीं, अपने पास अपना ये तन है। ठीक है, एक गाड़ी मेरे नाम है जी। और वैसे जो है भाई पारिवारिक रूप से सब चीजें हैं, खेती की जमीन भी है, मकान भी है, दुकान भी है, सारी चीज है, सारी चीजों की व्यवस्था है। लेकिन और ठीक परिवार से आते हैं, सब चीजों का भी होता है। लेकिन ये नहीं है कि भाई उसमें मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
आप मेरी बात समझ रहे हो? जी जी। तो हमें तो ईडी से डरने की जरूरत नहीं, कोई आधी रात भेज दे, ठीक है। जब ईडी से नहीं डर रहे तो फिर सीडी का तो हमारा कोई मामला वो है तो है ही नहीं हाँ, उसमें तो वो तो है ही नहीं। हाँ हाँ। जी और भाई का क्वेश्चन था जी। कि किसान आंदोलन होता है तो सबसे पहले टोल टैक्स क्यों फ्री करते हैं? हाँ देखो, टोल टैक्स जो है ना वो एक ऐसा मुद्दा है कि जब आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आते हो तो 6 प्रकार के टैक्स आप देते हैं अच्छे रोड के लिए। जी। कमर्शियल व्हीकल पे आप 12 प्रकार के टैक्स देते हैं। जी। एक तरह से सरकार जो है वो कानून बना करके आपकी जेब काट रही है। अगर मान लो आपने 100 रुपए का डीजल या पेट्रोल आपने खर्च किया जी। तो मैं ये मानता हूं लगभग 40 रुपए का टोल पड़ जाता है। आप बात को समझे? हाँ हाँ। और जनता के बीच में टोल का इतना खराब मैसेज है कि वो वैसे 1 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन टोल के नाम से 50 रुपए देने का मतलब पब्लिक ये समझती है तेरे को लूट लिया। जी आप मेरी बात समझे? हाँ हाँ हाँ। तो जो टोल है वो सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है? कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है? कॉरपोरेट्स के खिलाफ। तो हमारे लिए सबसे इजी क्या है? टोल फ्री। और मैसेज देने के लिए सबसे इजी पॉइंट है। और वहां पे धरना वगैरह चलता है तो वहां सुविधा भी ठीक रहती है, क्यों? ऊपर शेड बना हुआ होता है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। हाईवे के ऊपर टॉयलेट, बाथरूम, पानी, लाइट, सब चीजों की वहां व्यवस्था होती है। तो मकसद तो है हमारा कॉरपोरेट पे हमला, और दूसरा हमारा मकसद ये है कि हम सैद्धांतिक रूप से भी टोल के खिलाफ हैं। जब आप अच्छे रोड बनाने के लिए इतने प्रकार के टैक्स देते हैं तो ये तो लोगों का सीधे सीधे खून चूसना है ना फिर, ठीक है। तो हम इसके खिलाफ पूरी मूवमेंट चलाते हैं, और हमने आज तक जीवन में कभी टोल नहीं दिया। हम तमिलनाडु चले गए तो भी हमने टोल नहीं दिया। अच्छा जी। हाँ, हमें चाहे 4 घंटे बैठना पड़ जाए, हम टोल के 100% खिलाफ है। हमारी गाड़ी की कोई फास्टैग नहीं मिलेगा किसी के भी। आज भी हरियाणा में मान लो, अगर हम अपने संगठन के माध्यम से बात करें तो लगभग ये मान के चलो आप 300 गाड़ियां रोज टोल फ्री निकलती हैं 22 जिलों में। 300 गाड़ियां तो ऑन रिकॉर्ड टोल फ्री निकलती हैं, तो महीने की 10,000 गाड़ी टोल फ्री निकली। जी, आप मेरी बात समझे, जो किसान के लिए काम करते हैं। तो टोल का तो मेरा ये मानना है कि एक बार दुष्यंत चौटाला शुरू में आया तो शायद ये मैयड़ वाला टोल था। हाँ हाँ। जिसने न्यू कही थी कि भाई मैं आऊंगा तो ये पाड़ दूंगा, पाड़ देगा, ठीक है, मतलब उखाड़ दूंगा मैं टोल। हरियाणा में आप ये देखो कम से कम 2 दर्जन टोल अवैध चल रहे हैं। रूल है 60 किलोमीटर से पहले दूसरा टोल नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको इसी हाईवे पे दिखाऊं मैं 40-40 किलोमीटर। हाँ, हमारी साइड भी है। हाँ, नितिन गडकरी आपकी तरफ भी है, कैथल की तरफ भी। नितिन गडकरी ने 72 बार बयान दे दिए संसद में सारे हटाए जाएंगे, आज तक एक भी नहीं हटा। तो भाई ये डकैती है, और इसके खिलाफ तो पब्लिक को सड़कों पे उतरना चाहिए। ऐसे ऐसे टोल है, रोड की कीमत 300 बार वसूल चुके हैं फिर भी टोल चल रहे हैं। गुड़गांव का टोल टैक्स सुप्रीम कोर्ट ने हटवाया। इतनी बड़ी डकैती, इतने लंबे लंबे जाम, टूटी हुई सड़कें फिर भी टोल। कितनी सड़कों के मैं नाम बताऊं टूटी हुई है फिर भी टोल ले रहे हैं। सुविधा कोई नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, एम्बुलेंस नहीं, गाड़ी खराब हो जाएगी, क्रेन नहीं। सुनवाई कहाँ है? ना संसद में, सुनवाई ना तो रिलेटेड मंत्री है उसकी, ना सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, सुनवाई तो कहीं भी नहीं है। ये तो सरकार है ही नहीं सुनने वाली, ठीक है। और इब का तो हिसाब काम चल रहा है। सरकार तो आप देखो अब की बार जल भराव, फसलों का हाल, फिर मतलब आड़तों के है। मतलब राम और सरकार, किसान की अगर बात करें ना तो वो दोनों ही बैरी हैं इस मामले में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतना टाइम दिया। आगे फिर मिलेंगे। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा बातचीत करके, सबका धन्यवाद।